हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट एरिथ्रोपोइसिस। अब ये जो एरिथ्रो है, एरिथ्रो का मतलब है एरिथ्रोसाइट और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, है ना। तो जो प्रोसेस है एरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन की, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन and maturation of erythrocyte और RBC is known as erythropoiesis, है ना। जिस प्रोसेस से RBC का प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन के साथ साथ मैचुरेशन होता है, तो उसको हम ऑल टुगेदर एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म है दैट इज हीमोपोइसिस। जहाँ पे भी हम हीम बोलते हैं, हीम वर्ड इट रिलेट्स टू द ब्लड, है ना। तो ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए हम जिस टर्म को यूज़ करते हैं दैट इज हीमोपोइसिस। अब ये जो हीमोपोइसिस है ये 3 तरीके का होता है। अगर एरिथ्रोपोइसिस है इसका मतलब है आरबीसी का प्रोडक्शन। अगर ल्यूकोपोइसिस है तो ल्यूको रेफर्स टू ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी, है ना। डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को हम बोलते हैं। और थ्रोम्बोपोइसिस यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट के प्रोडक्शन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये कहाँ हो रही है एरिथ्रोपोइसिस, व्हाट इज़ द साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, तो यहाँ पर अब 2 फैक्टर्स हैं। इंट्रायूट्राइन लाइफ में, इंट्रायूट्राइन लाइफ का मतलब है जब बच्चा गर्भ में रहता है ना, यूट्रस के अंदर जब बेबी रहता है, ऐसी कंडीशन में जो एरिथ्रोपोइसिस है ये होती है योक सैक में, लिवर में, स्प्लीन में एंड रेड बोन मैरो, है ना। योक सैक एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो एम्ब्रियो है ये प्रेजेंट होता है। ये यूट्रस के अंदर बनता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एक तरीके से ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है ना। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में योक सैक में, लिवर में, स्प्लीन में, और जैसे जैसे एम्ब्रियो बड़ा होता जाता है तो ये बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होने लगता है। अगर हम एडल्ट्स में देखेंगे तो एडल्ट्स में ये जो फॉर्मेशन है एरिथ्रोपोइसिस इट टेक्स प्लेस इन द रेड बोन मैरो, है ना। अब ये जो बोन मैरो है एक्चुअली में 2 प्रकार की होती है। एक होती है येलो बोन मैरो, दिस इज येलो बोन मैरो, और एक होती है रेड बोन मैरो। तो एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस इन द रेड बोन मैरो। अब ये रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है? तो 2 साइट हैं इसके प्रेजेंट होने की। एक तो है फ्लैट बोन्स जो कि फ्लैट बोन्स होती हैं, दूसरी है अपर एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पे भी एरिथ्रोपोइसिस होती है ना। तो फ्लैट बोन्स कौन कौन सी हैं हमारे बॉडी के अंदर? रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, वर्टिब्रास, स्कल की जो बोन्स होती हैं और जो पेल्विक बोन्स होती हैं दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लैट बोन्स। अब अपर एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स में कहाँ होती हैं? तो ये जो ऊपर का जो पोर्शन होता है लॉन्ग बोन्स का, ह्यूमरस का ऊपर वाला पोर्शन और जो फीमर का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है अपर एंड, यहाँ पर एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है ना। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ और है समझने की थोड़ा सा, दैट इज़ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़। ये क्या होते हैं ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़, है ना। जो टिश्यूज़ ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उन्हें हम ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ बोलते हैं। अब ये जो टिश्यूज़ हैं ये 2 तरीके के होते हैं, माइलॉइड टिश्यू एंड लिम्फॉइड टिश्यू। माइलॉइड टिश्यू रेफर्स टू बोन मैरो एंड लिम्फॉइड टिश्यू कौन कौन से होते हैं? लिम्फ नोड्स हो गया, थाइमस हो गया और स्प्लीन हो गया, है ना। इन टिश्यूज़ को हम लिम्फॉइड टिश्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। अब बोन जो हमारा माइलॉइड टिश्यू है दे गिव राइज टू आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इट इज़ नॉट लिम्फोसाइट सॉरी, मोनोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, है ना। तो ये जो सेल्स हैं हमारे ब्लड के ये माइलॉइड टिश्यू से बनते हैं और लिम्फॉइड टिश्यू से बनते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, है ना। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखें कि लिम्फॉइड टिश्यू से सिर्फ लिम्फोसाइट्स बनेगा, इसके अलावा जितने भी ब्लड सेल हैं हमारे आरबीसी हो गए, प्लेटलेट हो गए और बाकी डब्ल्यूबीसी एक्सेप्ट लिम्फोसाइट, ये बनते हैं हमारे माइलॉइड टिश्यू से। नेक्स्ट वी कम टू द स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। तो स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओवरऑल कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो कि एरिथ्रोपोइसिस के दौरान होते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो चेंज है दैट इज रिडक्शन इन साइज ऑफ सेल। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे जैसे एरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस होती हैं सेल का जो साइज है ये धीरे 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 करके रिड्यूस होने लगता है। ये एक पहला चेंज है। दूसरा चेंज क्या है? डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोलाई, है ना। स्टार्टिंग वाला जो सेल है हमारा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है
जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं न्यूक्लियस एब्सेंट हो रहा है और साथ में न्यूक्लियोलाई भी एब्सेंट हो रहे हैं। तीसरा चेंज क्या है? अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ऊपर के जो सेल्स हैं इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हीमोग्लोबिन अपीयर होता है। चौथा चेंज है चेंजेस इन स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर दो चेंजेस होते हैं। एक तो साइटोप्लाज्म का जो स्टेन है इसके अंदर हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है ये देखेंगे आप धीरे 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 करके बढ़ने लगता है ना। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि ओवरऑल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस ये होते हैं। ठीक है, अब अगर हम ड्यूरेशन देखें एरिथ्रोपोइसिस का तो इसका जो ड्यूरेशन होता है 7 डेज। कैसे होता है? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से लेके एरिथ्रोसाइट तक का टोटल जो डेज हैं दैट इज 7 डेज। 5 डेज प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट तक लगते हैं और रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट बनने में 2 डेज और लगते हैं, दैट इज टोटल 7 डेज, है ना। लेकिन इसका जो प्रिमिटिव सेल है, सबसे पुराना सेल है, वो कौन सा होता है? दैट इज हीमोसाइटोब्लास्ट। तो हीमोसाइटोब्लास्ट से लेकर एरिथ्रोसाइट तक बनने के जो टोटल डेज होते हैं ये होते हैं 21 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, हीमोसाइटोब्लास्ट से लेके रेटिकुलोसाइट तक का ये जो पूरी स्टेजेस हैं दे टेक प्लेस इन द बोन मैरो, और इसके बाद में रेटिकुलोसाइट जब एक बार बन जाते हैं तो ये ब्लड के सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो ब्लड रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट्स ये जो हैं ये दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड, है ना। तो ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जिस सेल से हमारे बाकी के ब्लड सेल बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेम सेल, है ना। स्टेम सेल क्या है? हीमोसाइटोब्लास्ट, यानी कि ये ब्लड का एक तरीके से ब्लड को फॉर्म करने वाला पहला सेल है। इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव सेल विच इज़ प्रेजेंट इन द बोन मैरो, है ना। बोन मैरो के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम प्लूरीपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल भी बोलते हैं। अनकमिटेड हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस लेवल पे ये फिक्स नहीं होता कि इस सेल से कौन सा ब्लड सेल बनेगा, है ना। इस सेल से आरबीसी भी बन सकता है, WBC भी बन सकता है, प्लेटलेट भी बन सकता है। तो इसलिए इट इज़ नॉट कमिटेड, अभी ये फिक्स नहीं है कि कौन सा सेल इससे बनेगा, इसलिए हम इसको प्लूरीपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल बोलते हैं। अब ये फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू कमिटेड स्टेम सेल, इसको मैंने डायग्राम में शो नहीं किया है। अब कमिटेड स्टेम सेल एक बार ये बन जाता है तो अब यहाँ पे ये फिक्स हो जाता है कि इस सेल से कौन सा सेल बनेगा, है ना। आरबीसी बनेगा या फिर प्लेटलेट बनेगा या फिर WBC बनेगा, तो इस लेवल पे ये चीज़ फिक्स हो जाती है ना। लेकिन क्योंकि अभी हम एरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस पढ़ रहे हैं तो एरिथ्रोपोइसिस की स्टेज कहाँ से स्टार्ट होगी? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से, क्योंकि यहाँ तक तो इट इज़ नॉट फिक्स कि कौन सा सेल बनने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी हीमोसाइटोब्लास्ट को हमको पढ़ना है। तो क्या होता है हीमोसाइटोब्लास्ट? ये मोस्ट प्रिमिटिव सेल है, बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका जो साइटोप्लाज्म है थिन रिम ऑफ बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस काफ़ी इसका बड़ा होता है ना। तो जो साइटोप्लाज्म है आप देख रहे हैं पूरा का पूरा एक तरीके से न्यूक्लियस ने साइटोप्लाज्म को ढक लिया है और हमको एक पतली सी किनारी बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म की देखने को मिलती है जो कि ब्लू कलर का स्टेन लेता है ना। अब जो हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट हमारा जो सेल डायमीटर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, लगभग 20 माइक्रोन। न्यूक्लियस बड़ा ही है अभी, लेकिन इसके कंपैरिजन में छोटा है। न्यूक्लियोलाई इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक ही है, लेकिन क्या हो रहा है? सेल छोटा होता सेल का न्यूक्लियस छोटा होता जा रहा है तो साइटोप्लाज्म थोड़ा हमको बड़ा दिखता जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, जो कि लगभग 15 माइक्रोन सेल डायमीटर हो जाता है। इस स्टेज की खास बात यह है कि न्यूक्लियोलाई जो कि हमको प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में दिख रहे थे अब यहाँ पे क्या होगा? डिसअपियर। साइटोप्लाज्म स्टिल इज बेसोफिलिक, यानी कि ब्लू कलर का स्टेन लेगा। अब इसके बाद में आती है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की खास बात यह है सेल डायमीटर तो कम होगा ही ऑफ कोर्स, 10 से लेकर 12 माइक्रोन। हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स अपीयरिंग, ये पहला ऐसी स्टेज है जिसमें कि हीमोग्लोबिन अपीयर होने लगता है। तो जो साइटोप्लाज्म है थोड़ा ब्लूइश और थोड़ा रेडिश हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक साइटोप्लाज्म। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, क्रोम का मतलब होता है कलर। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म सिर्फ ब्लू नहीं है, इट इज़ रेडिश ऑल्सो, है ना। तो ऐसे साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक साइटोप्लाज्म।
और आप न्यूक्लियस भी देख रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज शिफ्टेड टू द पेरिफेरी, थोड़ा सा साइड की तरफ हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक न्यूक्लियस, दैट इज इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इसके बाद की जो स्टेज है दैट इज लेट नॉर्मोब्लास्ट। तो आपने नोटिस किया कि जो नॉर्मोब्लास्ट है ये 3 तरीके का होता है, अर्ली, इंटरमीडिएट एंड लेट। लेट नॉर्मोब्लास्ट की खास बात क्या है कि जो न्यूक्लियस है अब ये इंक स्पॉट न्यूक्लियस, बिल्कुल इंक के स्पॉट जैसा दिखने लगता है, जिसको हम बोलते हैं पाइनोटिक न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस ये देखो पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो रहा था, धीरे से वो शिफ्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि न्यूक्लियस को अब एक्सट्रूड होके बाहर आना है ना। या 2 चीज़ें होती हैं, या तो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है सेल के अंदर ही, ये डिसॉल्व हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है, या फिर ये सेल के बाहर आ जाता है, एक्सट्रूड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रूजन, है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं पिक्नोसिस। ठीक है, तो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है ना। अब जो साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म कैसा हो गया, एसिडोफिलिक, है ना, यानी कि ये रेड कलर का स्टेन लेता है, ये खास बात है। ठीक है, रेटिकुलोसाइट को हम देखेंगे तो रेटिकुलोसाइट एक तरीके का इमेच्योर आरबीसी है, इसको हम प्रिकर्सर ऑफ एरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसी के जो नेक्स्ट स्टेज में क्या बनेगा, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो एक तरीके से इमेच्योर आरबीसी है। खास बात इसकी क्या है कि साइटोप्लाज्म कंटेन रेटिकुलर नेटवर्क इफ यू स्टेन विद क्रीजल ब्लू स्टेन। अगर हम इस सेल को क्रीजल ब्लू स्टेन से स्टेन करते हैं तो हमको इसमें एक रेटिकुलर नेटवर्क देखने को मिलता है, एक जाल जैसा देखने को मिलता है, और इसीलिए हम इस सेल को बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। ठीक है, अब इसके बाद में सेल का साइज देखो, लेट नॉर्मोब्लास्ट में 8 से 10 था, रेटिकुलोसाइट में 8 हो गया, और फाइनली जब एरिथ्रोसाइट बनता है तो सेल का डायमीटर और छोटा हो जाता है, 7.2 माइक्रोन। अब एरिथ्रोसाइट की क्या खास बात होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता, पूरा का पूरा सेल अब किससे भर गया है, हीमोग्लोबिन से, और जो शेप है ये अपना जो नॉर्मल बायकॉन्केव शेप है इसको ये अक्वायर कर लेता है ना। तो दिस इज द स्टेप्स विच टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ओके, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच आर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस, तो इसको हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ डाइटरी फैक्टर्स हैं, और कुछ अदर्स के कैटेगरी में हैं, है ना। तो जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज एरिथ्रोपोइटिन, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाम से ही समझ में आ रहा है, एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा ये, इट हेल्प्स इन एरिथ्रोपोइसिस, है ना। तो ये कहाँ से रिलीज होता है, एक्चुअली में ये हमारे किडनी से रिलीज होता है। कब रिलीज होता है, हाइपोक्सिया के दौरान, है ना। जब भी हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है टिश्यूज़ में, तो हमारी किडनी स्टिमुलेट होती हैं, ये एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज़ करती हैं और एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस स्टिमुलेट होती है। दूसरा हमारा जो हार्मोन है दैट इज़ एंड्रोजेंस, जिसके अंदर आते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के द्वारा ये सिक्रीट होते हैं, ये भी एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करने का काम करते हैं। यही कारण है कि अगर हम मेल्स में देखेंगे तो मेल्स में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है, तो जो आरबीसी काउंट मेल्स में ज़्यादा होता है, ईस्ट्रोजन एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को कम करता है, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन इज़ मोर, तो जो आरबीसी काउंट है वो फीमेल्स में कम होता है। इसके अलावा थायरोक्सिन जो कि थायराइड हार्मोन के द्वारा रिलीज़ होता है। थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी के बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और बहुत सारे लेवल पे उसका एक्शन है, तो ये भी एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। फिर उसके बाद में है कॉर्टिसोल जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है, एंड देन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो कि एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करते हैं। अब अगर हम डाइटरी फैक्टर्स देखें तो आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आरबीसी के फॉर्मेशन में आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर आयरन की कमी होती है बॉडी के अंदर तो जो एनीमिया होगा वो किस टाइप का होगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी कि माइक्रोसाइटिक सेल का साइज क्या होगा, छोटा रहेगा, और हाइपोक्रोमिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक यानी कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी। इसके अलावा फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 दोनों ही जो आरबीसी हैं इसको मैच्योर करने का काम करते हैं, एंड जो B12 है इसलिए हम B12 को मैच्योरेशन फैक्टर नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, तो अगर
फॉलिक एसिड की कमी होगी तो जो एनीमिया का जो टाइप होगा दैट इज़ मैक्रोसाइटिक एनीमिया, है ना। मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्यों होगा? इसलिए क्योंकि जो सेल का जब मैच्योरेशन ही नहीं होगा, जैसे जैसे मैच्योर होता है सेल का साइज़ छोटा होता जाता है। अब जब सेल मैच्योर नहीं होगा तो सेल अपने बड़े साइज़ पर रह जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइट, है ना। इसी तरीके से अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो जो एनीमिया होगा दैट इज़ मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी कि अगेन सेल का मैच्योरेशन नहीं हुआ है, इस टाइप के एनीमिया को हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं। दैट इज़ एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अब इसके अलावा कॉपर हैं, कोबाल्ट हैं, ये भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं टू सम एक्सटेंट। विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, है ना। तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो इसीलिए विटामिन सी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा प्रोटीन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमको मालूम है कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो हीम और ग्लोबिन, तो जो ग्लोबिन पार्ट है दैट इज़ अ प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन्स आर ऑल्सो नेसेसरी। अब इसके अलावा 2 अदर फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर पहला है हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया हमने पढ़ा था, हाइपोक्सिया में बेसिकली क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है टिश्यूज़ में, जैसा कि हाई एल्टीट्यूड एग्जाम्पल, है ना, ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइपोक्सिया होता है। इसीलिए जितने भी लोग जो कि पहाड़ पे रहते हैं उनके अंदर आरबीसी काउंट देखेंगे आपको वो रेडिश दिखते हैं, क्योंकि आरबीसी काउंट उनके अंदर ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी जो किडनीज़ हैं दे आर स्टिमुलेटेड, ये एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज़ करती हैं, जो कि एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्टर होता है दैट इज़ इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये क्या है? ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे स्टमक के पैराइटल सेल्स रिलीज़ करते हैं, और ये जो फैक्टर है इंट्रिंसिक फैक्टर, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ना। तो ये किसको हेल्प कर रहा है? कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो, ठीक है। अब अगर इस फैक्टर की कमी हो जाए, किसकी? इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाए, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो विटामिन सेल्स डू नॉट मैच्योर, सेल्स मैच्योर नहीं होंगे, और इस तरीके का एनीमिया जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से होता है, इसको हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया भी एक तरीके का मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, क्योंकि सेल का जो साइज़ है इसमें भी क्या मिलेगा आपको? बड़ा हुआ ही मिलेगा, ठीक है। तो ये था अबाउट द फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोइसिस। अब अगर हम लाइफ स्पैन देखें आरबीसी का, तो आरबीसी की जो टोटल आयु होती है, उम्र होती है, दैट इज़ 120 डेज़। तो 120 डेज़ का समय पूरा करने के बाद में आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, है ना। तो एक तरफ आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं और दूसरी तरफ जो एरिथ्रोपोइसिस है ये इसकी प्रोसेस होती है। वन मोर थिंग आई थिंक विच आई फॉरगॉट टू टेल यू इज़ that erythropoiesis starts in the 3rd week of intrauterine life and remains till death, है ना। एक बार इंट्रायूट्राइन लाइफ में एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस शुरू हो गई तो ये आजीवन चलती रहती है, और डेथ के साथ ही ये प्रोसेस स्टॉप होती है ना। तो डेथ और रीबर्थ की इस तरह से जो प्रोसेस है ये एरिथ्रोपोइसिस की चलती रहती है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो एक क्वेश्चन है दैट इज़ where does erythropoiesis takes place in adult, है ना। एडल्ट में एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।